नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। इस बार हमारे साथ हैं प्रदेश के कृषि मंत्री ओपी धनखड़। धनखड़ जी इस वक्त हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से किसानों के हक में एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, जिससे केंद्र सरकार के साथ ही प्रदेश सरकार का भी ये दावा है कि इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। किसानों के हक में ये फैसला लिया गया है। इस फैसले के बारे में हम बात करेंगे और उसके साथ ही कितना ज़्यादा फायदा किसानों को इसमें हुआ है, क्या वाकई इससे किसान संतुष्ट हैं, इन तमाम सवालों के साथ हम आ पहुंचे हैं ओपी धनखड़ जी के पास। सबसे पहले उनका हम स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत धनखड़ जी। धन्यवाद। तो फिर शुरुआत हम उसी से करें कि जो 150% लागत मूल्य देने का वादा जो आपने किया है, क्या वो वाकई फायदेमंद साबित हो रहा है? क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि आप दरअसल गुमराह कर रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है। हमारे पास एग्जाम्पल भी है उसका। जी वैशाली, ऐसा है कि कैलकुलेशंस एक तो CACP कई तरह से कैलकुलेशंस करता है और ये सबको ठीक तरह से पता होना चाहिए। और जो कैलकुलेशन है वो ये है कि किसान जो ज़मीन किराए पर लेता है या ठेके पर लेता है या बटाई पर लेता है, वो सारे पैसे जोड़ लिए गए हैं। दूसरा, उसकी जो फैमिली लेबर है वो सारी जोड़ ली गई है। अच्छा। वो जितने भी उपकरण किराए पर लेता है वो सब जोड़ लिए गए हैं। उसका बीज, उसकी खाद जोड़ ली गई है, उसकी ढुलाई, उसकी जो है कटाई, कढ़ाई और निराई, और सब जोड़ लिए गए हैं। और उसकी जिस पर जितनी पूंजी लगने वाली है उसका ब्याज जोड़ लिया गया है, और जितने उसने बीमा कराने के लिए पैसे देने हैं वो भी जोड़ लिए गए हैं। वो सब जोड़कर एक हिसाब बैठाया है CACP ने, और उसको जो पर 50% प्रॉफिट करके ये मूल्य अनाउंस किए गए हैं। अच्छा। तो पहली बात तो ये है कि ये कैलकुलेशंस बड़ी ट्रांसपेरेंट हैं। सब CACP ने अपनी वेबसाइट पर डाली हुई हैं, हर किसी के लिए ओपन है, और उन्होंने बाकायदा बताया है कि ये सब चीज़ें जोड़कर हमने इसकी कैलकुलेशन की है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि अभी तक तो 2% भी प्रॉफिट देते थे, 3 भी देते थे, 9 भी देते थे, अलग अलग फसलों में बहुत मामूली मात्रा थी। सबसे सुंदर बात यह है कि एक कैलकुलेशन के आधार पर एक फार्मूला तय हो गया, अब 50% प्रॉफिट दिया जाना, जैसे आपने कहा कि 150% लागत। तो ये इसकी सबसे सुंदर बात यह है कि ये तय हो गया। और कुछ फसलों में तो 150 नहीं, लगभग 200% पहुँच गए। बाजरा 97% प्रॉफिट है। तो कई सारी फसलों में उससे भी अधिक दिया गया है। अच्छा। तो इसलिए ये जो आरोप है ये बेबुनियाद है। अच्छा धनखड़ जी, एक और बात है कि धान और गेहूं की फसलों को छोड़कर बाकी किसानों को इसका मुनाफा नहीं है, ये बात भी कही जा रही है, क्योंकि खरीद जो है सरकारी एजेंसियां इन्हीं दोनों की करती। ऐसा कि सरकार की अभी जैसे हरियाणा में हम 3 तरह की खरीद करते हैं जी। एक खरीद होती है FCI के लिए गेहूं और धान की खरीद, और गेहूं और धान की खरीद हम 110% करते हैं। अच्छा। हाँ, 110 में इसलिए कह रहा हूँ, 10% पड़ोसियों को भी खरीद लेते हैं और उससे हमको कोई नुकसान नहीं होता। अड़ोस पड़ोस के किसान ही हैं, उनका आ जाता है। और इसलिए वो खरीद होती है राशन की दुकानों पर जो चावल और गेहूं बंटता है उसके लिए भारत सरकार करती है। दूसरी खरीद होती है PSS, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम है, एक मूल्य स्थिरीकरण। बाजार में फसलों के दाम बहुत डाउन नहीं जाएं, इसलिए अब तक का रिवाज ये था कि दलहन और तिलहन के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी NAFED हमको अनुमति देती थी कि आप 25% खरीद लो, ठीक है, जिसके कारण से बाजार ऊपर उठ जाए। तो हम यहाँ उसके तहत सूरजमुखी खरीद रहे हैं, हम सरसों खरीद रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हमने जो खरीदी हैं अब तक वो उस स्कीम के तहत खरीदे हैं। इस बार भी हमने 25% सरसों जो है वो खरीदी है, बल्कि सूरजमुखी तो उससे ज़्यादा भी खरीदा है। तीसरी खरीद होती है जो स्टेट गवर्नमेंट करती है, और स्टेट को खुद ही निपटाना पड़ता है। जैसे हम बाजरा खरीद रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट खरीद रही है, हमने मूंग खरीदा, स्टेट गवर्नमेंट ने खरीदा, और हमने यहीं अपने राशन में उसको प्लस करके दे दिया। लेकिन अब जब ये घोषणा हुई है तो केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार ऐसा इंतजाम करे कि सारी फसलों की खरीद हो। अच्छा। और सभी राज्य सरकार उस व्यवस्था में लग गई हैं कि जिनका भी ये 50% मुनाफे के साथ दाम घोषित किए गए हैं उन सब फसलों की खरीद करें। ओके।
अच्छा धनखड़ जी, एक और बात है, इसमें ये बात भी सामने आ रही है कि ये एक तरह से एक मुश्त स्कीम इसको कही जा रही है, क्योंकि सभी किसानों को एक जैसा लाभ मिलेगा। ऐसे में जो बड़े किसान हैं उन्हें तो लाभ मिलेगा और अच्छा मिलेगा, लेकिन जो छोटे तबके के किसान हैं, क्या उनको भी ऐसा फायदा मिलेगा? क्या लगता है? देखिए, एक तो ऐसा है कि भारत में बड़े किसान बहुत कम है। नहीं, लेकिन फिर भी हम भारत का छोटे किसानों को मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स जो है वो 2 हेक्टेयर का है, और अब तो और भी कम का हो गया है, 1 हेक्टेयर पर जाता जा रहा है। मार्जिनल और सीमांत किसान भारत में ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक बहुत सुंदर बात की गई है। कुछ इलाकों में पानी है, वहाँ पानी के साथ होने वाली फसलें होती हैं, उनकी यील्ड भी ज़्यादा होती है। कुछ फसलें ऐसी हैं जहाँ कम पानी है, वहाँ होती हैं, जैसे बाजरा और धान। ये बाजरे के दाम 97% बढ़ाए गए हैं और धान के 50% पहुँचाए गए हैं। तो ये जो अंतर है वो बाजरे के किसान की जेब में भी ज़्यादा पैसे डाल देगा। ये इतने सुंदर तरीके से निर्णय लिया गया है। ये जो लाभकारी मूल्य आयोग की रिपोर्ट थी, किसान आयोग की, उससे भी बेटर निर्णय है। आप कोई भी फसल उगाएं, आपकी जेब में पैसे बराबर आएंगे। तो उस नाते से इसमें एक अच्छे किस्म का समाजवाद है। ओके, अब हम थोड़ा सा प्रदेश से अलग हटके जो दूसरे गवर्नमेंट्स हैं उनकी भी बात कर ले। कंपैरिजन ज़रूरी है। तेलंगाना सरकार जो है वो 4,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी दे रही है, और इस बात की काफ़ी सराहना भी की जा रही है। आपके जो सबसे बड़ी बात, जो आर्थिक सलाहकार रहे हैं अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने भी इसकी सराहना की थी। अच्छा, आपको जानकारी है कि हरियाणा सरकार कितनी सब्सिडी देती है? नहीं, आप बताइए। हरियाणा सरकार 12,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देती है, आपकी जानकारी के लिए। 6,600 करोड़ रुपया हम ट्यूबवेल किसानों को देते हैं हर साल, सस्ती बिजली देते हैं। लगभग 3400 करोड़ रुपया, 3500 करोड़ रुपया हम, इस बार का 3500 है, पहले 3400 था, खाद की सब्सिडी देते हैं। उसके साथ साथ हम 100 करोड़ रुपया जो है ब्याज की सब्सिडी देते हैं, 0% इंटरेस्ट रेट पे ब्याज का पैसा दे रहे हैं। लगभग 800 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, इम्प्लीमेंट्स की और सीड की, ये बाकी सब्सिडी सब मिलाकर वो 800 करोड़ रुपया और है। तो इसलिए हमारी सब्सिडी इतनी बनती है कि 12,000 रुपये प्रति एकड़ है। चलिए, हाँ। यानी अगर हम कंपैरिजन भी करें तो उस हिसाब से भी हरियाणा सरकार 12,000 रुपये प्रति एकड़ हरियाणा की सब्सिडी पड़ती है, और पर किसान परिवार तो ये लगभग 62,000 रुपये जाती है पर फार्मर फैमिली। जी जी। धनखड़ जी, एक और चीज़ है, ये जो 150% जो लागत मूल्य देने की बात है, इसकी इस तरह से भी आलोचना हो रही है कि इसको बरकरार रखना इतना आसान नहीं हो पाएगा। अरे, फैसला लिया है तो मर्दानगी से पूरा भी करेंगे। ये डरपोक लोग, कांग्रेसी लोग फैसला नहीं ले पाए। यानी आप हैरानी की बात है, सारी उम्र किसानों की राजनीति करते रहे चौधरी देवीलाल, वो ये फैसला नहीं ले पाए। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा बने रहे, वो ये फैसला नहीं ले पाए। देवगौड़ा जी किसान के नाम पर नेता बने रहे, वो ये फैसला नहीं ले पाए। कांग्रेस हर बार बहकाती रही कांग्रेस उसके नाम पर कि हम किसानों का कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। इस रिपोर्ट को 2006 से लेकर 14 तक दबाए बैठे रहे। कांग्रेस पार्टी तो पूरी चोर है, उसको तो बोलना ही नहीं चाहिए इस विषय पर। तो ये वो सब लोग कमज़ोर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, ये फैसला नहीं ले पाए। ये तो भारत का प्रधानमंत्री, जिसको 56 इंच ऐसे नहीं कहते, उसने एक लिया, 1 रैंक 1 पेंशन, 10,800 करोड़ रुपया जो है फौजी भाइयों के जेब में जा चुका। अब 33,500 करोड़ रुपया किसानों की जेब में जाएगा। ये है मर्दानगी का फैसला। जब किया है तो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। वो भीरू लोग तो 500 करोड़ रुपया रख के बैठे बैठे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, उनकी क्या बात करें। अब जिन्होंने किया नहीं वो डरेंगे ही, ये डरे हुए लोगों का सवाल है। ये मर्द आदमी है और उस मर्दानगी से फैसला लिया है, 100% इम्प्लीमेंट। सर, क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि पर्टिकुलर फसल के किसान जो हैं उनको ही उगाना, मतलब उन्हीं फसलों को ही उगाना पसंद करेंगे, वो इसलिए? मुझे लगता है कि वैसा भी आपने मेरी पहली बात ध्यान से नहीं सुनी। जी जी जी। इस सारे फैसले का सबसे सुंदर पक्ष ये है कि आप कोई भी फसल उगाएं, आपकी जेब में पैसे एक समान होंगे। इसलिए जो मोनोक्रॉपिंग का आप डर बता रहे हो, उस डर को खत्म करके ही इसमें आगे बढ़ाया गया है। इसलिए बाजरा पर 97% इसलिए बढ़ाया है कि बाजरा किसान और धान किसान एक समान आमदनी पर खड़ा हो जाए। कपास का दाम इसलिए बढ़ाया है, कपास और धान किसान भी एक समान आमदनी पर खड़ा हो जाए। सूरजमुखी और धान किसान भी एक समान आमदनी पर खड़ा हो जाए। आप फसल कोई भी उगाइए, आपको उस फसल पर 3 महीने की ये फसलें होती हैं, कपास की 5 महीने की है,
14,400 रुपये हर एक की जेब में प्रॉफिट के होंगे 3 महीने में। और आप कपास पे जाओगे तो 2 महीने के और बढ़ जाएंगे। तो उस नाते से ये बिल्कुल हर महीने की आमदनी का हिसाब बैठा के निर्णय किया गया है। एक किसान को प्रति गज 4800 के लगभग गज होते हैं 1 एकड़ में, 4800 रुपये पर महीने की आमदनी देने की कोशिश की है। 4800 प्लस 4800 प्लस 4800, 3 महीने की फसल हो जाएगी। 5 महीने की फसल है तो 5 बार 4800 जुड़ जाएंगे। अच्छा, तो इसलिए इसमें वो जो भय तुमको लग रहा है, किसी को भी लग रहा है, किसी को भी एक्चुअली, तभी बातें भी उसी चीज की हो रही है। मोनोक्रॉपिंग का कोई भय नहीं माने, ये तो एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाने की तैयारी है जो अब तक जा नहीं पा रहे थे। अब तक तो मोनोक्रॉपिंग हो रही थी, कुछ फसलों में दाम ज़्यादा मिल रहे थे, उनकी खरीद भी हो रही थी, तो लोग उधर दौड़ रहे थे। मैक्सिमम एरिया हमारा गेहूँ और धान कवर होता था, इसलिए कि भाई कवर होती थी खरीद में और जो है MSP मिलता था, तो इस नाते से सब लोग इधर दौड़ते थे। अभी हम जो है इतनी बड़ी मात्रा में उसकी मंडी में आता था। अभी धान जो है वो पिछले साल जो है ये 90 लाख जो है मीट्रिक टन आया है। अच्छा। गेहूँ 87 लाख मीट्रिक टन आया है। इतनी बड़ी मात्रा में आते थे, लेकिन कारण ये था अब जब बाकी चीज़ भी खरीदे जाएंगी तो लोग डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, दूसरी फसलों पे जाएंगे। यही इसकी सुंदर बात है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो उसी तरह से ही इम्प्लीमेंट हो। सर, मुआवजे पर आते हैं। मुआवजे पर भी ये कहा जा रहा है कि किसान संतुष्ट नहीं है, सिर्फ वही किसान मुआवजे की तरफ जा रहे हैं जिन्होंने बैंकों से कर्ज ले रखा है, क्योंकि बीमा उन्हीं का हो रहा है ना। बीमा जो है, बीमा जो किसानों का हो रहा है वो अपने आप बैंकिंग वाले किसानों का हो रहा है जी, जिन्होंने क्रॉप लोन लिया हुआ है। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, दुनिया में जब भी कहीं भी कोई लोन लेता है तो सबसे पहले बैंक ये ढूंढता है क्या मैं अपने लोन का बीमा कर सकता हूँ, क्योंकि उसको ये चिंता होती है कि मेरा लोन रिटर्न होना चाहिए। राइट, बिल्कुल। तो इसलिए बैंक जब फार्मर को लोन दे रहा है तो उसको एक बीमा पॉलिसी मिल गई, तो सब ने ये उस बैंकिंग के नियम में से है, ये हमारे नियम में से नहीं है, उन्होंने सबका उनका पैसा काटना शुरू किया। अभी बीमा मिल रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे। ठीक। तो बीमे के पैसे लिए, उस बीमे के पैसे के लेने के कारण से मुझे बेनिफिट क्या मिल रहा है, 491 करोड़ रुपया फार्मर्स को जो है कंपनसेशन मिल गया 3 फसलों पे। अच्छा। मुझे उस बात की खुशी है। मेरा खरीफ का 37% फार्मर कवर है अभी, तो मुझे उसका आनंद है। 1.5% और 2% पे कुछ हिस्सा केंद्र सरकार देती है, कुछ राज्य सरकार देती है, लेकिन मेरे किसान को थोड़े से पैसे में इतनी अच्छी हैंडसम रकम मिल रही है, तो मेरे लिए तो बड़ी फायदे की बात है। हम जो डिजास्टर मैनेजमेंट का मुआवजा देते हैं वो तो 12,000 रुपये देते हैं, लेकिन इसमें तो 28,500 रुपये तक मिल रहा है। फिर ये बात क्यों आ रही है कि बीमा कंपनियों को इसका मुनाफा मिल रहा है? अरे भाई, बीमा कंपनियों का मुनाफा एक अलग विषय है, 2 अलग अलग हिस्से हैं। हाँ। एक है मुझे क्या मिल रहा है किसान को, एक विषय ये है। सरकार उसको कैसे मैनेज कर रही है वो दूसरा विषय है। 2 चीज़ों को अलग अलग देखिए। किसान के लिए लाभकारी है, लेकिन बीमा कंपनी मुआवजे पैसा ज़्यादा नहीं ले, ये हम भी सोचते हैं, तो वो हम अपने राज्य सरकार की कंपनी बना ले हुए हैं। राज्य सरकार की कंपनी के पास पैसा रह जाए, उसमें लगे हैं बहुत सारे राज्य। एक भारत सरकार की कंपनी भी है जो भी बीमा करने के लिए बीच में आती है। तो इसको 2 अलग अलग हिस्से हैं कि हो क्या रहा है। तो किसानों को इस बात की चिंता करने की बजाय कि भाई वहाँ क्या हो रहा है, वो उनका विषय कम है। उन्होंने जो दिया था उससे तो कई गुना ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है। हाँ, बाकी सरकार के लेवल पर कब बीमा कंपनियाँ अपने अपने राज्य सरकारों की बनेंगी, तब उनको इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो एक अलग विषय है। ठीक है। धनखड़ जी, गन्ना किसानों की एक कंप्लेन है, उनको बकाया पेमेंट नहीं मिल रही है और कहीं ना कहीं उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर ऐसा हरियाणा एक ऐसा राज्य है, पिछले सालों का कोई बकाया नहीं है। इस साल की भी लगभग मार्च तक की पेमेंट जो है लगभग किसानों को हुई है। किसी अभी मार्च से आगे की पेमेंट उनको होनी है, क्योंकि चीनी के दाम डाउन आए हैं। तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को भी हम मदद कर रहे हैं और प्राइवेट बैंकों को भी सॉफ्ट लोन दे रहे हैं, जिसके कारण से किसानों की पेमेंट कर सकें। और ये हमेशा रहा है कि अगस्त तक पेमेंट होती रही है। अच्छा। चिंता नहीं करें, अगस्त तक सबकी पेमेंट हो जाएंगी। धनखड़ जी, अलग अलग फसलों की जो मार्केटिंग है उसके लिए आपने जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, इनके लिए कुछ सोचा है आपने, कोई प्लान? देखिए, कुछ फसलें तो अभी जिनका MSP घोषित होता है, सरकार उसकी खरीदारी में लगेगी। ठीक है। फिर हमने आलू, प्याज, टमाटर, गोभी की एक्सपोर्टिव स्कीम लेकर आए हैं, भावांतर भरपाई योजना,
तो उसमें इन चारों फसलों को हम उसमें मदद कर रहे हैं कि भाई आपकी कम दाम पे बिक रही है तो उसका गैप जो है हम दे देंगे, तो उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी ओपन मार्केट पे है, जैसे बासमती है या बाकी सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, और सारी चीज़ों को आप प्राइस कवर में ले भी नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें ओपन मार्केट पर रहती हैं। तो उस नाते से जहाँ जहाँ दिक्कत आती है सरकार वहाँ सहयोग करने के लिए खड़ी होती है। और जो किसान का भी कम वैल्यूएबल फसलों से अधिक वैल्यू की फसलों की तरफ बढ़ना, ये उसकी प्रोग्रेस के लिए भी है। कई बार नहीं तो ये होता है कि हम जिस फसल के खरीदार बन के खड़े हो जाते हैं उससे ऊपर वो जाती ही नहीं है। जैसे आप 1 दर्जन टमाटर 500 रुपये के नहीं बेच सकते, ठीक, हल्ला पड़ जाएगा पूरे देश में। लेकिन 1 दर्जन गुलाब के फूल आप 500 रुपये के बेच सकते हो, है तो दोनों खेती। तो अच्छी प्राइस मिलने वाली फसलों की तरफ जाना, ये ओपन रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों की मार्केट अच्छी रहती है, फिर मार्केट के अप डाउन भी आते हैं। अब जब मार्केट के अप का मजा लेते हो तो डाउन का भी लेना पड़ता है। अब बासमती कई बार बहुत अप जाता है, 5,000 तक भी जाता है। तो इसके लिए क्या जागरूकता कभी किसानों डाउन में भी आता है। देखो मार्केट के ट्रेंड को समझकर आगे बढ़ना, तो ये एक उसमें से है। जिन चीज़ों पे अच्छे पैसे मिलते हैं उन पर जाना। फिर ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि ज़्यादा लंबे समय तक कैसे उसको बरकरार रखा जाए, फिर ऐसी जगह पर बेचना जहाँ लाभ मिल सके, फिर उन रास्तों पर जाना। अब जैसे ऑर्गेनिक के दाम अब औरों से अच्छे मिलते हैं, 1.5-2 गुना मिलते हैं, तो ऑर्गेनिक पे जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, नई नई ऐसी खेती, मशरूम ऐसी महंगी मशरूम आजकल पैदा हो रही हैं। हमारे हरियाणा में भी 2.5 लाख रुपए किलो की मशरूम उगाने वाले लोग भी हैं। तो ऐसी सब खेती करने वाले लोग हैं, तो उससे उसकी तरफ सबकी तरफ जाना पड़ेगा जिनकी प्राइसेज अच्छी ये पहचानना होगा और इसको ज़्यादा सामने लाना होगा। अब हम APMC एक्ट की भी बात कर ही लें। ये बात सामने आ रही है APMC एक्ट को लेकर कि किसानों के पास इस एक्ट की वजह से ऑप्शंस कम हो जाते हैं, वो थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ किसान के लिए हमेशा खुला है, वो अपना माल कहीं भी कभी भी किसी को भी बेच सकता है। नहीं, लेकिन वो एक्ट के नहीं कोई बंधन नहीं है। अच्छा, नहीं, किसान के लिए कभी बंधन नहीं है। किसान अपना माल कहीं भी कभी भी किसी पे, मैंने गेहूं उगाया है, मैं किसी को कभी भी कहीं भी बेच सकता हूं, मुझे कोई बंधन नहीं है। आपने कोई भी फल सब्जी कुछ भी उगाया है, आपको मंडी में आके बेचना ही होगा, नहीं तो आपको कोई पकड़ लेगा, आपको कोई जुर्माना करेगा, ऐसा नहीं है। किसान अपने माल को जहां उसको उचित दाम मिले वो डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकता है, वो घर में सर्विस दे सकता है, वो फैक्ट्री में जाके बेच सकता है, वो कहीं भी बेच सकता है। किसान को कोई बंधन नहीं है, किसान को किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है, पूरी छूट है। और अब तो APMC एक्ट और लिबरल हो रहे हैं, लोग अपनी मंडी बना सकते हैं, यहाँ तक भी आ रहे हैं। कोई कहीं भी बेच सकते हैं। एक्चुअली अपनी मंडी का तो कॉन्सेप्ट, हाँ, अपनी मंडी बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किसान बाजार बना सकते हैं, एग्री सर्विस दे सकते हैं। इसलिए ये कहना, वो तो मंडी तो एक आपके स्पोर्ट में खड़ी हुई है भाई, जब और कहीं नहीं बिक रहा तो वहाँ खरीदने के लिए तो है। जिन राज्यों में मंडी सिस्टम नहीं है वहाँ ज़्यादा परेशान है लोग। यहाँ एक संगठित मंडी का सिस्टम है तो लोग यहाँ खुश हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि हम धान और गेहूँ 110% खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आते हैं देने के लिए। जी। उनके यहाँ उतना अच्छा होता तो हमारे यहाँ नहीं आते। तो इसलिए ये कहीं भी उनके लिए बाधा नहीं है, और किसी किसान के लिए ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है कि आप दिल्ली नहीं बेच सकते, आपका कहना है कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले कहीं भी बेच सकते हो। ऑल ओवर इंडिया खुला है, पूरा देश एक बाजार, एक टैक्स, सब एक समान है। ठीक, जाते जाते हम पंचायत की भी बात कर ही लें। क्यों नहीं? एक सवाल इससे भी हो जाए कि आपको क्या लगता है पंचायतों में क्या कुछ बदलाव आया है आपकी नीतियों की वजह से? पंचायतें, क्योंकि शिकायतें तो उसकी भी है ना, तो वो भी जानना चाहिए। पंचायतें युवा हो गई हैं। 35 सालों से तुम्हारा बनी जब 33 साल थी। सरपंच शिकायत भी कर रहे हैं सर, और पंचायतें पंचायतें हो गई हैं। पंचायतें जो है बहुत स्टार जीत रही हैं, आप देख रहे हैं। 5 स्टार, 6 स्टार, 4 स्टार। शिकायतें क्यों आ रही हैं? कहाँ पर जाके? और 20 लाख रुपए सरपंचों को खर्चने का अधिकार दे दिया है। एक से एक बेहतर काम पंचायतें कर रही हैं, पुरस्कृत हो रही हैं, और बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। देखिए, ये तो मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य की इच्छा और अपेक्षा, तो किसी शायर ने कहा है कि मनुष्य की आंख जो है या तो कब्र की मिट्टी से भरती है या संतोष से भरती है। बल्कि ये कहा जाता है कि संतोष से नहीं भरनी चाहिए। और क्यों नहीं भरनी चाहिए? क्योंकि प्रगति असंतोष से होती है। और इसलिए आपको और आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा असंतुष्ट होना
ये उस बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है, और इसलिए दिल मांगे मोर ये हमेशा रहना चाहिए। जी जी, धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम हमारे जो डाउट्स थे उनको क्लियर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। वैसे तो ये थे प्रदेश के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री ओपी धनखड़ जी, जिन्होंने हमारे तमाम डाउट्स को, तमाम सवालों के सही तरीके से विस्तार पूर्वक जवाब दिए। उम्मीद है आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। अगले एपिसोड में एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।